हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। कृष्णाज एकेडमीज की टेट मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज फिर एक नई क्वेश्चंस की श्रृंखला आरंभ करते हैं डिस्कशन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है या फलों के पकाने में उपयोग होता है। जैसे आप जानते हो, जितने भी फल हम खाते हैं उनको दो तरीके से पकाया जाता है। एक नेचुरल तरीके से पेड़ों पर लगे हुए वो पूरी तरीके से मैच्योर होते हैं और दूसरा आर्टिफिशियल ढंग से इनको पकाया जाता है और इसमें कुछ केमिकल का यूज़ किया जाता है। पुराने टाइम में जो केमिकल यूज़ किया जाता था, जो इसका आंसर है वो है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिससे एक गैस निकलती है जिसका नाम है एसीटिलीन। एसीटिलीन ये फलों के पकाने में सहायक होती है। आजकल एक और केमिकल कंपाउंड आया है जिसको यूज़ किया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं इथेफॉन। इथेफॉन इससे भी एक गैस निकलती है जिसका नाम है एथिलीन। ये गैसें फलों को पकाने में सहायक होती हैं। इसको हम आर्टिफिशियल राइपनिंग कहते हैं। तो पकने के बाद फल देखने में तो बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन इसका टेस्ट और क्वालिटी बिल्कुल वैसी नहीं होती जिसमें प्राकृतिक रूप से पकाया जाता है। तो एसिटिलीन, इथेफॉन, ठीक है, या इथिलीन गैस, ये ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जिससे हम आर्टिफिशियल राइपनिंग करते हैं। इसमें स्वाद और उनका गुणवत्ता जो है वो आर्टिफिशियल ही लगती है। जैसे आपने देखा है बाज़ार से जो आप केले लेकर आते हैं, आम लेकर आते हैं, जब इसको खाते हैं तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। कभी कभी वो ऊपर से तो पके नज़र आते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे होते हैं। नेचुरल जो राइपनिंग होती है वो फ्रूट के अंदर से आरंभ होकर बाहर की तरफ आती है साथ साथ, जबकि आर्टिफिशियल राइपनिंग में जब हम इन रसायनों का उपयोग करते हैं तो ये बाहर से अंदर की तरफ होती है। इसीलिए देखने में तो ये अच्छे और साफ सुथरे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वो कच्चे रहते हैं, वो टेस्ट इसके अंदर नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दूषित जल के पीने से फैलती है। तो आप देखें यहाँ पर, इसका आंसर है टाइफाइड। टाइफाइड वो बीमारी है जो पानी के जो प्रदूषित है उसके पीने से फैलती है। इसके अंदर ये देखा गया है कि ये बुखार होता है एक प्रकार का, जो एक निश्चित समय के बाद लौट कर आता है। इसको एक और भी नाम दिया जाता है और वो है आंत्रिय ज्वर। हमारी बॉडी का जो इंटेस्टाइन होता है वो इससे इफेक्टेड होता है और इसको कॉज करने के लिए ये क्या है, एक जीवाणु होता है। मतलब टाइफाइड कैसा है, एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है और ये जो जीवाणु जनित रोग है, इसका जो जीवाणु है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये आपको याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी। क्योंकि कभी पूछते हैं, सीधे पूछ सकते हैं कि टाइफाइड जो है वो किस जीवाणु से होता है, तो आप कह सकते हो साल्मोनेला टाइफी से हो सकता है, या टाइफाइड कॉज होता है विषाणु से, जीवाणु से। इस तरीके के ऑप्शन उसके अंदर दे रखे होते हैं। पहला ऑप्शन आप इसमें देखें, एड्स। एड्स सभी जानते हैं, ये HIV से होता है और HIV कैसा है, एक वायरस है या विषाणु है, यानी कि एक विषाणु जनित रोग है। ऐसे एनीमिया, ठीक है, एनीमिया में क्या होता है, हमारी बॉडी में RBC कम हो सकती है, RBC में क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है और इसका प्रमुख कारण होता है कि शरीर में आयरन की कमी। आयरन की कमी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या बन सकता है
कि आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही टिटनेस देखें, ये मसल से रिलेटेड बीमारी होती है और टिटनेस भी जो है वो एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। और ये कौन कॉज करता है, इसके जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम, आगे लिख सकते हो टिटनी, क्योंकि ये टिटनेस कॉज करता है। एक चीज़ है, वैसे तो आपके सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चन अब तक नहीं आए हैं, आ भी सकते हैं, कि जब भी हम जीव वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक उसके वंश का, दूसरे उसकी जाति का। और इन दोनों को लिखने के अलग अलग लिखा जाता है और अलग अलग लिख के अंडरलाइन किया जाता है, ये इसका एक नियम होता है। तो आगे कहीं इस तरह क्वेश्चन आए तो इसको ध्यान रखेंगे। तो आप देखें कि यहाँ पर हमारा आंसर तो क्या है, टाइफाइड है, लेकिन इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक ही क्वेश्चन से जब आप सोचोगे तो हर ऑप्शन को क्लियर होगे तो आपको पता चल जाएगा कितने और प्रकार के क्वेश्चन इस पर बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस की श्रृंखलाओं में। जैसे आप जानते हो कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आप सबको पता है, N2O है, मीथेन है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। यह हमने ग्रीन हाउस गैस के साथ भी पढ़ा था, हमने ग्लोबल वार्मिंग में भी पढ़ा था, और यहाँ पर भी। और आपको बताया था कि अन्य गैसेस में क्या आते हैं, CFC आता है, ठीक है, वाटर वेपर्स आती हैं, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस होती हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। द्विबीजपत्री पौधा और एक बीजपत्री पौधा, मतलब जैसे आप पढ़ोगे कि पौधों का एक समूह होता है जिसको हम कहते हैं आवर्त बीजी। आवर्त बीजी का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनके बीज जो हैं वो फलों के अंदर बंद रहते हैं, एक आवरण से घिरे रहते हैं, जो बीजों को सुरक्षा और पोषण प्रदान करने का काम करता है। अब इन आवर्त बीजी पौधों को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे एक कहलाता है एक बीजपत्री, और दूसरे कहलाते हैं द्विबीजपत्री। बीजपत्र को इंग्लिश में कहते हैं कॉटिलेडन। तो इसका मतलब क्या है, इसमें बीजपत्र की संख्या की अगर बात करें तो एक बीजपत्र प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर दो बीजपत्र प्रेजेंट होते हैं बीज में। जैसे द्विबीजपत्री में अगर आप देखें, और ये कैसी संरचना होती है आप सभी लोगों ने देखा होगा। जैसे पहले इसको समझ लें बीजपत्र कैसे दिखाई देंगे। एक बीज की संरचना अगर आप देखोगे, ये मैं आपके सामने जो ड्रॉ कर रहा हूं ये चने के बीज की संरचना है। सॉरी, अपने आप ऑटोमेटिक ले रहा है, इसको दो पार्ट में बनाते हैं। ये आपने देखा चना इस तरीके का दिखाई देता है। जब आप इसको रात में भिगो देते हैं, ठीक है, तो भिगोने पर ये इसका जो कवर होता है जिसको आप बीज चोल कहते हो, ये सॉफ्ट हो जाता है, और सुबह को अगर आप इसको देखेंगे तो ये दो पार्ट में इस तरीके से खुल सकता है, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, और इसमें से आपने देखा अंकुरण होता है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो ये जो दो संरचनाएं मैंने आपके सामने बनाई हैं, ये हैं बीजपत्र। आपको दिखाई दे रहा है दो हैं, इसीलिए द्विबीजपत्री का है। एक बीजपत्री में केवल एक ही बीजपत्र होता है। अब इसके उदाहरण की बात करें तो इसके अंदर जो उदाहरण आते हैं, मुख्य उदाहरण आते हैं, वो क्या है, अनाज। ठीक है, अनाज में क्या क्या आते हैं आप सबको पता है, जैसे गेहूं है, वीट, चावल है यानी कि धान है, मक्का है, ठीक है, केला है,
या घास जितनी भी होती हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। गन्ना भी इसी में आता है, आप गन्ना भी लिख सकते हो। और द्विबीजपत्री के उदाहरण की अगर बात करो तो इसके अंदर उदाहरण आते हैं, प्रमुख उदाहरण है दालें। ठीक है, दालों में जैसे चना दाल है, अरहर दाल है, ठीक है, ये सब जो हैं इसमें आते हैं। और दूसरा आप लिख सकते हो सरसों है, सूरजमुखी है, ये सब इसमें आते हैं। तो ये सारा डिस्कशन के बाद में अब शायद आपको पता चल रहा होगा कि भाई बांस घास में आता है तो ये कैसा हुआ, एक बीजपत्री, इसमें एक बीजपत्र होगा। केला एक बीजपत्र होगा, गन्ना एक बीजपत्र होगा, सरसों दो बीजपत्र होंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। मतलब तीन जो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बांस, केला और गन्ना, ये एक बीजपत्री हैं कि इनके बीच में एक ही बीजपत्र पाया जाता है, जबकि सरसों द्विबीजपत्री है, इसके अंदर दो बीजपत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो दालें, सरसों, और भी मैंने आपको बताया दालों में आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, या आपके आसपास जो दिखाई देते हैं जो हम अनाज के अलावा घर में चीज़ें खाते हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिकरण किसके द्वारा होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल है, ये पूरी तरीके से वनस्पति विज्ञान पर आधारित है। जैसे सबसे पहले हम देखें जाइलम के बारे में, जो इसका आंसर है। जाइलम जो है वो एक मृत ऊतक है, मतलब डेड टिश्यू है। पौधों में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एक होता है जीवित और दूसरा होते हैं मृत। तो ये कैसा माना जाता है, मृत। आगे चल के आप पढ़ोगे 4 कोशिकाओं को बना होता है, उसमें से 3 मृत होती हैं, केवल एक ही जीवित होती है। अब इसका रोल क्या होता है, इसका रोल होता है ये जल के अवशोषण एवं खनिज एवं जल के परिवहन, जिसको आप कह सकते हो, एक वर्ड है ये, इसमें सहायता है। इस पूरी प्रक्रिया को एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, रसारोहण। रसारोहण क्या है कि पौधे ने अपनी जड़ों द्वारा जो खनिज और लवण अवशोषित किए, जो जल अवशोषित किया, वो जल पहले जाइलम में आएगा रूट के, और फिर ये पत्तियों तक जाएगा। यानी कि जड़ से पौधे की पत्तियों तक जो जल और खनिज लवण पहुंचता है वो कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है। तो ये क्लियर हुआ। उसके अलावा क्या होता है, ये पौधे को यांत्रिक शक्ति भी देता है, यांत्रिक शक्ति देता है। जितने बड़े वृक्ष होंगे उन सब के अंदर इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। यांत्रिक शक्ति से क्या होता है, जब तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो वो आसानी से उनकी शाखाएं, उनके तने नहीं टूटते हैं। यांत्रिक शक्ति मतलब पौधे को कठोर बनाता है, तो कठोरता प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है यहां पर फ्लोएम। फ्लोएम देखें, फ्लोएम को ये माना जाता है ये एक जीवित ऊतक है। ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से बनता है, इसीलिए आप देखोगे जाइलम और फ्लोएम को कंपाउंड टिश्यू कहा जाता है। इसका भी काम क्या होता है, परिवहन करना होता है। ठीक है, इसका भी कार्य क्या है, परिवहन। किसका, ये परिवहन करता है खाद्य पदार्थों का। ये खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। आप सबको पता है कि जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करेंगे, और ये भोजन कौन बनाता है, ये भोजन बनाती हैं पत्तियां। तो पत्तियों से ये क्या करेगा, भोजन को पौधे के विभिन्न भाग और जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो जल और खनिज लवणों का परिवहन और अवशोषण कौन कर रहा है, जाइलम। भोजन जो पत्तियां बना रहे हैं उनका परिवहन कौन कर रहा है, खाद्य पदार्थों को परिवहन कौन कर रहा है, वो है फ्लोएम।
नेक्स्ट आता है कैम्बियम, ये भी एक जीवित टिश्यू है, लेकिन इसकी खासियत होती है कि ये विव ज्योतक ऊतक है। विव ज्योतक का मतलब इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, ये कोशिकाएं विभाजित हो सकती हैं। और ये करता क्या है, ये पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। मेनली ये उपस्थित होता है द्विबीजपत्री में, द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाएगा, एक बीजपत्री पौधों में नहीं होता। और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि का मतलब जो आपने देखा पेड़ है उसके तने की मोटाई यानी कि व्यास को बढ़ाने का कार्य करता है, ये इसको इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आपने देखा है शुरू में जो पौधे होते हैं उनके तना पतला होता है, शाखाएं पतली होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इनमें द्वितीयक वृद्धि होती है और ये क्या करते हैं, ये अपने डायमीटर को बढ़ाते जाते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे इन्हें यांत्रिक शक्ति मिलती है। नेक्स्ट आता है पेलिसेड। पेलिसेड एक इंपॉर्टेंट टिश्यू है। क्या है ये पौधों की पत्तियों में पाया जाता है और जीवित टिश्यू है। कहां पाया जाएगा, ये पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये पर्णहरिम, ठीक है, पर्णहरिम यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लोरोफिल, क्योंकि आपके उसमें हिंदी में भी क्लोरोफिल लिखकर आता है, युक्त ऊतक है। और आपको पता है पत्तियों का हरा रंग इसी की वजह से होता है। पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से है, इसी ऊतक की वजह से होता है, जिसको हम नाम देते हैं पेलिसेड। इसको एक्चुअल में नाम दिया जाता है क्लोरेनकाइमा, ठीक है। अब पत्तियों का कार्य क्या है, ये क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है और प्रकाश को अवशोषित करने के बाद जो फूड है उसको बनाने का काम करेगा। तो ये क्या होगा, ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करेगा। ठीक है, भोजन का निर्माण करेगा। तो ये हमारे चारों ऑप्शन हो गए। तो इसमें सभी में अपने अपनी इसकी इंपॉर्टेंस है। हर एक पर क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे आप इसमें पहली सेट पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा ऊतक है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहली सेट हो जाएगा। दूसरा, ये कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है, पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। तो इस तरीके से इसमें विभिन्न प्रकार के और क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है। अब देखें, जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें 4 प्रमुख गैसें हैं। 4 प्रमुख गैसों में आप देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर नेक्स्ट आता है जिसको आप कहते हो CO2। नाइट्रोजन जो है वो लगभग 78% है बाय इट्स वॉल्यूम। ऑक्सीजन है 21%, ये है 0.93%, और CO2 होता है 0.036%। तो आप देखें ये मात्रा के घटते क्रम में है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर CO2, ये है घटते क्रम में परसेंटेज के हिसाब से। अब यहाँ पर देखें, अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 99%। 99%। अब इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताएं, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, बताइए, N2 and O2, यानी कि
बी ऑप्शन इसका सही है। आपको सामने दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन सही है। अब इसको याद पूछा जाता है, इसमें क्रम पूछ सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा N2 है, फिर उसके बाद O2 है, फिर उसके बाद ऑर्गन है, उसके बाद क्या है CO2 है। तो इसके क्रम को याद करने के लिए अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा बनता है तो आप एक छोटा सा वर्ड याद कर सकते हैं, NO AC। ठीक है, आपको दिख रहे हैं, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, A फॉर आर्गन और C फॉर CO2। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया इसमें ऑक्सीजन। इसमें इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये जो 4 गैसेस हैं उसमें कहेंगे कि बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसको जंबल करके दे देंगे और आपसे पूछेंगे भाई राइट ऑप्शन जो है क्या होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट आता है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पर्यावरण अध्ययन का जो क्या कहते हैं विस्तार है वो कैसे किया जाता है, कैसे किया जा सकता है। तो आपसे कहा था कि जनरली क्षेत्रीय भ्रमण जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्षेत्रीय भ्रमण से होता क्या है? क्षेत्रीय भ्रमण से ये होता है कि हम जाकर जगह जगह पर घूमते हैं, वहाँ की समस्या को देखते हैं, क्योंकि हर जगह की समस्या अलग अलग हो सकती है। वहाँ पर जो पर्यावरण का लॉस हो रहा है उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो वो हमें तभी जाकर पता चलेंगे, उनका सलूशन भी अलग तरीके से हो सकता है। तो छात्र अगर भ्रमण करते हैं तो छात्र को भ्रमण करने से फायदा क्या होगा कि छात्रों के लिए पर्यावरण के संबंधी चीज़ों का प्रत्यक्ष अनुभव होगा, और जितना ज़्यादा उनको अनुभव प्राप्त होगा उतना ही ज़्यादा उनके लिए और बाकी दूसरों के लिए फायदेमंद होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट आता है, कायरकी रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या है। शुष्कता का मतलब होता है सूखा, सूखा का मतलब होता है जल की मात्रा, ठीक है, कम है या ज्यादा है। तो आप देखें मृदा के अंदर जो शुष्कता होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है जिसको कहते हैं भौतिक या फिजिकल, ठीक है। अगर ये भौतिक होगी तो ऐसी सॉइल को हम कहते हैं भौतिक रूप से शुष्क मिट्टी। ओके, मतलब इसमें वास्तव में जल की कमी होती है। बिल्कुल वैसी कंडीशन आप मान सकते हो कि आपके घरों में पौधे लगे हुए हैं, आप गमलों में पानी देते हो, ठीक है, आप पानी देना भूल जाओ तो धीरे धीरे करके पौधे पानी को अवशोषित कर लेते हैं, या बहुत सारा पानी जो है वो एवोपरेट हो जाता है, बाष्पीकृत हो जाता है और मिट्टी सूख जाती है, जिसकी वजह से बाद में पौधे की डेथ हो जाती है। तो ऐसी सॉइल को, ऐसी मिट्टी को हम क्या कहते हैं? भौतिक रूप से शुष्क मिट्टी कहते हैं। इसका अगर हम उदाहरण की बात करें तो ऐसी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऐसी मिट्टी होती है रेगिस्तान में, ठीक है। लेकिन दूसरा कहलाता है कायरकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। कायरकी मतलब कार्य के रूप से, मतलब जल तो है लेकिन पौधों के लिए नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? इसका रीजन क्या है? ठीक है, मतलब जल उपस्थित है सॉइल के अंदर, इसमें होता है जल में लवणों की मात्रा अधिक होती है। मतलब ये अधिक सांद्रता होगा, और उसका नुकसान क्या होता है कि पौधे इसको आसानी से अवशोषित नहीं कर पाते। मतलब फिजियोलॉजिकली, फंक्शनली, कार्य के रूप से सॉइल जो है वो कैसी है? शुष्क हो गई। तो ऐसी जो सॉइल है वो कहाँ पाई जाती है? इसका उदाहरण है ये जनरली दलदल के एरिया में पाई जाती है, मार्शी एरियाज में पाई जाती है, ठीक है। मार्शी एरिया में जो पौधे ग्रो करते हैं उनमें कुछ विशिष्ट प्रकार के अनुकूलन होते हैं जो इस काम में सहायक होते हैं। इससे एक और नुकसान होता है कि जब इसमें जल और लवणों की मात्रा अधिक होती है तो ऐसे में जो मृदा वायु है वो भी कम हो जाती है। इससे नुकसान क्या होता है? जड़ें श्वसन नहीं कर पाती हैं, जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और धीरे धीरे करके फिर पौधे की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी सॉइल को हम क्या कहते हैं?
कायरकी रूप से शुष्क मिट्टी कहते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर, तो उसमें जल अधिक होना नहीं, पौधों को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलना नहीं, मिट्टी में लवण की सांद्रता अधिक होना, ये हमारा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मिट्टी कठोर होना, ये तो जब होगा जब ये पूरी तरीके से भौतिक रूप से शुष्क हो जाएगी तो मिट्टी कठोर होती चली जाएगी। जल अधिक हो जाए, जैसे आपने देखा बाढ़ आ जाए, खेतों में पानी भर जाए, तो भी वहां पर पौधों की मृत्यु हो जाती है। जल है लेकिन जल पौधा अवशोषित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि उसमें से मृदा में से ऑक्सीजन निकल जाती है, वायु निकल जाती है, जिससे जड़ें श्वसन नहीं कर पाती हैं और फिर पौधे की मृत्यु हो जाती है। ऐसी कंडीशन को कहते हैं वाटर लॉगिंग कंडीशन। लेकिन जब उसमें साल्ट की मात्रा भी ज़्यादा हो जाए, लवणों की मात्रा भी ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी सॉइल को हम कहते हैं कायरकी रूप से शुष्क मिट्टी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया सी, मिट्टी में लवण की सांद्रता अधिक होना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आप देखें, चरने वाले जो पशु होते हैं वो आप जैसे देखते हो हम एक विशेष प्रकार का फूड खाते हैं, वैसे ही जितने भी जीव होते हैं, जो पशु होते हैं, वो एक विशेष प्रकार के पौधों को विशेष रूप से खाते हैं, चाव से खाते हैं, और बाकी को नहीं खाते। मतलब कुछ को खा रहे हैं, कुछ को नहीं खा रहे हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से ये जो पौधे चुनकर खा रहे हैं, तो विशेष प्रकार का पौधा, विशेष प्रकार के पौधे, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, 2-3 वैरायटी हो सकती हैं जिसको ये खाते हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे और एक कंडीशन ऐसी भी आ जाएगी उस स्थान से बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। और जिन पौधों को वो नहीं खा रहे हैं, जिन पौधों को वो नहीं खा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो पहले अगर मान लीजिए कहीं पर एक विशेष प्रकार के पौधों का समूह ज़्यादा था, अब वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा और उसका स्थान कौन ले लेगा? उसका स्थान ले लेगा दूसरे वो पौधे जो जीव नहीं खा रहे हैं। इसीलिए हमारा सही आंसर क्या है? चुनकर खाना। बीजों के पिड़कीने से नहीं होता, क्योंकि ये तो सभी प्रकार का कर सकता है। परपरागण और स्वपरागण दोनों प्रकार की वनस्पति हो सकती हैं, और जनरली जीव जो है परपरागण में सहायता तो करते हैं, लेकिन उसको बदल नहीं सकते। मतलब वहाँ की वनस्पति को, वहाँ के फ्लोरा जिसको आप कहते हो, उसको नहीं बदल सकते। और रोग फैलाने में तो ऐसा नहीं, किसी किसी में रोग फैलाएंगे, सभी के अंदर नहीं। तो मेन कारण क्या होता है? चुनकर चरना। अगला हमारा क्वेश्चन है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप सभी जानते हो कि कैल्शियम हमारे अस्थियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है, और साथ में विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? कैल्शियम एवं विटामिन डी। अब इसमें से देख लेते हैं, कुछ विटामिन है। विटामिन के, इसकी कमी से जो रोग होगा उसको नाम दिया जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया मतलब जिसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता और अधिक रक्त बह जाने की वजह से मृत्यु हो सकती है। ये अलग से जब हम इनको डिस्कस करेंगे, विटामिन क्या है, इनका रोल क्या होता है, इसकी कमी से रोग क्या है, इसको फिर से डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट आता है विटामिन ई। इसकी कमी से जो रोग होगा उस रोग का नाम है स्टेरिलिटी या बंध्यता, ठीक है, मतलब प्रजनन क्षमता कम होती जाएगी। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको हम नाम देते हैं स्कर्वी। तो ऐसे क्या बता सकते हैं? विटामिन के की कमी से हो गया, ई की कमी से हो गया, सी से हो गया, तो डी की कमी से कौन सा रोग होगा? डी की कमी से रोग होता है जिसको हम कहते हैं रिकेट्स। तो आज हम इतना ही रखेंगे। आगे का जो चीज़ें हैं इसी तरीके से हम पेपर में ये कुछ और पेपर डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन की श्रृंखलाओं को डिस्कस करने के बाद हम चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। जो चैप्टर आपके पर्यावरण में लगातार आ रहे हैं इनका हम डिटेल करेंगे, पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे,
जिससे कि आपके लिए उसका थ्योरी का पार्ट भी क्लियर होता जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और फिर मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको टाइम से ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।